हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कदा कि के का किस मान के लिए जो समीकरण निकाय के शून्यत्तर हल है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो समीकरण निकाय के शून्यत्तर हल होंगे यदि a1/a2 बराबर, ठीक है, a1/a2 बराबर b1 बट्टा क्या हो b2, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 3/k बराबर 5/15। तो ये 5 दिया 15, तो के का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 9। के का मान कितना निकल जाएगा 9, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। तो देखिए 5 3 8, 5 3 8, 7 1 8। फिर कहा जाता था मूल संख्या और अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का अंतर इतना है। तो इसको पलट दीजिए, तो अंतर देखिए 8 में से 5 गया, कितना होगा 3, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे 23 हो रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, तो ये होगा 35। 13 में से 5 गया 8, और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। यहाँ पे पलटिएगा तो कितना होगा 17, ठीक है। 11 में 7 गया 4, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि 1 लीटर का कितना दशमलव अंश 180 मिली के बराबर होगा। तो देखिए, चूँकि 1000 मिली, चूँकि 1000 मिली बराबर क्या होता है, चूँकि 1000 मिली बराबर होता है 1 लीटर, ठीक है। 1000 मिली बराबर 1 लीटर, इसीलिए 180 मिली, 180 मिली बराबर क्या होगा, 180 मिली बराबर होगा, 180 मिली बराबर होगा 180 बट्टा 1000, 180 बट्टा में 1000 लीटर, यानी 0.18 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, कहता इतना रुपये को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया गया। यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपया कम मिलते, ठीक है। तो व्यक्तियों की वास्तविक संख्या, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं व्यक्तियों की संख्या यदि x है, ठीक है, 6500 रुपया, ठीक है, 6500 रुपया है, x में बांटेंगे, ठीक। फिर देखिए 6500 रुपया, अब कह रहा है यदि 15 व्यक्ति क्या होते, अधिक होते, तो x + 15, ठीक। इसका डिफरेंस आपको दे दिया गया है कितना, 30 रुपया। कितना दे दिया गया है, 30 रुपया। अब यहाँ से जो ऑप्शन जो है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन x का मान यदि आप 50 लीजिएगा, 50 लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 65, ठीक है। कितना होगा 65 हो जाएगा, ये कट के कितना होगा 100, यहाँ पे कट के कितना होगा 130, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता a - b इतना, तो यहाँ पे देखिए a - b कितना है, सॉरी ये होगा a - b बराबर क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे जो है a - b कितना होगा, a - b 5 होगा। तो b - a क्या होगा, तो b - a जो होगा, b - a कितना होगा -5, तो a - b का मोड यानी 5 का मोड, और b - a यानी इसका मोड, इन दोनों का जोड़, तो कितना होगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -5 का मोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 + 5 10। नेक्स्ट 36 नंबर देखिए, इतना का लघुत्तम समवर्त। तो 36 में यदि देखिएगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा यानी 111 का लॉस, और नीचे में 642 का मौसो, ठीक है। क्या होगा मौसो, तो ऊपर में होगा 1 और नीचे में कितना होगा, तो नीचे में हो जाएगा 2, यानी 1/2, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर देखिए, 37 की यदि बात करें तो कहता है कि एक बैग में 30 गेंदें रखी हैं, जिन पर इतना 1 2 3 और 30 संख्या अंकित हैं, ठीक है। बैग से यादृच्छिक रूप से जो है एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई जो है गेंद पर अंकित संख्या 4 या 6 से विभाज्य होने वाली की प्रायिकता। तो 37 में देखिए, तो 4 से विभाज्य होने वाली संख्या जो है क्या क्या है, 4, ठीक है। 4 8, 8 4 3 12, 6 चौका 16, ठीक है। 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, यानी 4 से विभाजित होने वाले 7 संख्या कितना है 7। उस प्रकार 6 से विभाज्य होने वाली संख्या 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है 5, 6 से विभाजित होने वाली 5, ठीक है। 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या,
तो 4 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कितना है? तो 4 और 6 यानी 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 12। तो 12 और कितना होगा? 24। 12 और 24 यानी 2। तो यहाँ पे 2। तो चलिए तो देखिए, तो 4 से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्रायिकता जो हो जाएगा ये होगा 7 + 5 - 2। अब बट्टा में कितना है? बट्टा में 30। ठीक है, बट्टा में 30 यानी इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट देखिए, कहा था कि त्रिभुज एबीसी में कोण इतना, कोण ए इतना, कोण बी इतना, कोण सी इतना है। तो कोण सी माइनस बी, कोण सी माइनस बी बराबर 9 है, x + y। और 30 नंबर देखिए, तो यहाँ से तीनों कोण का योग 180 होता है। ठीक, तो क्या होगा? 2x यानी 4x, क्या होगा? 4x + y, 4x + y -2 बराबर 180। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा तो 182। ठीक है, क्या हो गया? 182। 4x + y बराबर 182। और कोण सी माइनस कोण बी, 4x + y बराबर 182। ठीक है, अब देखिए कोण सी माइनस कोण बी दे दिया गया है 9। कोण सी माइनस कोण बी कितना है? 9। ठीक है, 9 है, यानी y - 3x बराबर कितना होगा? 7। y - 3x बराबर 7। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से इसका मान आ जाएगा ए ऑप्शन, x + y का मान। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 39 का हो जाएगा बी ऑप्शन, जेनिक सिनर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 और अमेरिकी ओपन जो है 2023 के पुरुष एकल का खिताब को नोवाक जोकोविच ने जीता था। फिर है कि विंबलडन जो है, विंबलडन 2023 के पुरुष एकल विजेता का खिताब स्पेन के कोलोन्स अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब विजेता एरिना वेसलेंका यानी बेलारूस की हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एरिना सबलेंका। ठीक है, एरिना सबलेंका। नेक्स्ट फिर कहता है इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो है कौन सा है? 40 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी विक्रम एस। तो देखिए, इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस है। ठीक है, विक्रम एस को 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। स्काई रूट कंपनी के द्वारा इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया। फिर है दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। जापान द्वारा दुनिया की पहला लकड़ी का रॉकेट लॉन्च करेगा जो मैग्नोलिया नामक लकड़ी की बनाई गई है। फिर हाल ही में चीन ने मीथेन से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। अप्रैल 2024 में इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को 2024 जो है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से अमेरिकी की स्पेस फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि कार्बन तटस्थ की दिशा में संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किस देश ने की है? तो 41 का होगा सी ऑप्शन, यानी डेनमार्क। तो डेनमार्क ने कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया की पहल की है। नेक्स्ट फिर कहता है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? 42 का होगा बी ऑप्शन, 42वें स्थान पर। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 42वें स्थान पर रहा है। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 45वें स्थान पर रहा है। जर्मन संस्था यानी वेल्थुंगरी, ठीक है क्या है? तो वेल्थुंगरी हिल्फे द्वारा जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत 111वें स्थान पर है। ठीक है, तो किस पे है? 111वें स्थान पे भारत। उसके बाद देखिए, फिर कहता है कि मार्च 2024 में किसी संयुक्त राष्ट्र से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कमल किशोर। तो देखिए, मार्च 2024 में कमल किशोर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। UNDRR का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र
जो है कार्यालय का गठन 1999 में किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में स्थित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहे जो कुटनाड आर्द्रभूमि प्रणाली किस राज्य में स्थित है? 44 का होगा सी ऑप्शन, केरल। तो देखिए कुटनाड आर्द्रभूमि प्रणाली केरल राज्य में स्थित है। चर्चा की वजह जो है कुटनाड में जो है समुद्र तल से नीचे कृषि प्रणाली किया जाना है। यह भारत में एकमात्र प्रणाली है जहां समुद्र तल से नीचे चावल की खेती किया जाता है। वर्तमान में कुटनाड प्रदूषण, लवणता और अनियमित मौसम के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। कुटनाड आर्द्रभूमि जो है ये प्रणाली वेम्बनाड आर्द्रभूमि प्रणाली का हिस्सा है। वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या भारत में जो है 85 प्लस हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो रामसर स्थल की संख्या लगभग 85 या 85 के नज़दीक है। नेक्स्ट कहता है कि भारत के किस यूनिवर्सिटी को जो है पहला लिविंग जो है हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो 45 का होगा सी ऑप्शन, यानी विश्व भारती। तो हाल ही में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा यूनेस्को से मिला है। विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो 146 का देखिए 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 एवं 2। क्या होगा? तो भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर, देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संदर्भ में कथन 1 और 2। राजस्थान का धौलपुर करौली भारत का 55वां जो है टाइगर रिजर्व है। ठीक है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष के रूप में चिन्हित किया है। भारत में बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। भारत दुनिया के 70% से अधिक जो है जंगली व बाघों का घर है। बाघ का वैज्ञानिक नाम एंथ्रा टिग्रिस है। नेक्स्ट दांडी मार्च गुजरात से नमक की खदानों तक लगभग खाली स्थान मील जो है की पैदल यात्रा थी। तो इसका होगा ए ऑप्शन 240। तो दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग 240 मील की पैदल यात्रा की। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू की है। गांधी जी और उनके जो है साथी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। यहाँ पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़े। नमक के उत्पादन पर सरकार का एक अधिकार था कि इसलिए जो है बिना लाइसेंस के किसी के लिए भी नमक बनाना गैरकानूनी था। नमक कानून को तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की है। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिए। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कहता कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टराते हैं तो हमें प्रयासों से सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 48 का होगा सी, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टर करते हैं तो हमें प्रयासों से सफलता नहीं मिलेगी। ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। समूचा भारत एक जो है विशाल बंदी गृह है। ठीक है, ये कथन है चित्तरंजन दास का। ठीक है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। ठीक है, चित्तरंजन दास। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। ठीक है, ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत का विभाजन मेरे जो लाशों पर होगा। जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। ये कथन गांधी जी का है।
कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। ये कथन अश्विनी कुमार दत्त का है। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा, एक कथन जो अश्विनी कुमार का है। 49 कथन स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में खालिस्तान रियासतें शामिल थी। 49 का होगा बी 565। तो स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें शामिल थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जब भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभक्त था, ब्रिटिश, भारतीय एवं देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे, जबकि देसी रियासत की संख्या 565 थी। 3 देसी रियासत जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कराने में उनके समस्याओं का सामना करना पड़ा। तथा जूनागढ़ रियासतों को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में जो है वह मिलाया गया। फिर है देसी रियासतों का भारत में विलय गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने की दूरदर्शी नीति और शाही कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम था। फिर है कि देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। था 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है, तो इसका होगा ए ऑप्शन। तो देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में चौहंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। फिर है कि भारतीय जो है ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय यानी मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अधीन जो राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों तक के लिए जो राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। कतः निम्नलिखित में से किसका जो है आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापार स्तर पर जो फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में जो परिलक्षित हुआ। 51 का होगा सी ऑप्शन, यानी भारतीय विद्रोह 1857। तो भारतीय विद्रोह 1857 में आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और कतः शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ। 1857 इसमें क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो विस्कॉउंट पाल्मस्टन था। फिर है कि सिख, गोरखा और पठानों ने 1857 ईस्वी के क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। फिर है कि बिजरैली 1857 के क्रांति पर मत, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। बिजरैली का कथन TR होम्स बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। VD सावरकर, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के जो प्रमुख केंद्र लखनऊ, भारतीय नायक बेगम हजरत महल और विद्रोह दबाने वाले सैन्याधिकारी हेनरी लॉरेंस मारा गया। कैंपबेल, ठीक है। फिर है लखनऊ तो बेगम हजरत महल और दबाने वाला हेनरी लॉरेंस कैंपबेल। बरेली, यहाँ पे जो है खान बहादुर खां, बरेली से खान बहादुर खां और दबाने वाला विद्रोह को हडसन था। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह, ठीक है। फैजाबाद से मोहम्मद अहमद उल्लाह, इसको दबाने वाला था कर्नल नील। फिर है फतेहपुर से अजीमुल्लाह दबाने वाले विद्रोह को जनरल रेनॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। 52 का होगा सी ऑप्शन, यानी बहुजन समाज पार्टी। 52 का, तो देखिए कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी नामक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। कांशीराम द्वारा जो है 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया गया। कांशीराम भारतीय जो राजनीति और समाज सुधारक थे। इनका जन्म पंजाब के रैदासी सिख परिवार में हुआ। वर्तमान समय में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। राजनीतिक दलों की मान्यता और राष्ट्रीय पार्टी की जो मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट फिर कहता है कि राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ जो है उसका संपादन भी किया था। तो 53 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन।
तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने संवाद कुमुदी नामक बंगाली अखबार की स्थापना करके साथ साथ उसका संपादन भी किया था। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कुमुदी नामक साप्ताहिक अखबार प्रारंभ किए। फिर है कि प्रथम फारसी पत्रिका वर्ष 1822 में मीरात उल अखबार के नाम से राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया। राम मोहन राय को राजा की उपाधि बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। आत्मीय सभा तथा ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। फिर युगांतर के संपादक है वारिंद्र कुमार घोष। केसरी का है बाल गंगाधर तिलक। मराठा का है बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम का है अरविंद घोष। सोम प्रकाश का है ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प जो मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही है। तो 54 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए, औरंगजेब मनुची, ठीक है, औरंगजेब मनुची सही सुमेलित हैं। फिर है कि औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक था। औरंगजेब अकबर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा समय यानी लगभग 49 वर्ष तक शासन करने वाला शासक था। फिर है मनुची एक इतालवी लेखक और यात्री थी। मनुची मुगल शासन के दौरान भारत आया था और उसने दारा सिकोह की सेवा में काम किया। जहांगीर के दरबार में विलियम जो हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम पत्र लेकर अप्रैल 1609 में आया। फिर है कि विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में 1613 ईस्वी तक रहा था। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में वर्ष 1615 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 55 है कि कांगो नदी पर निर्मित बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता। 55 का होगा ए यानी ग्रांड इंगा। तो देखिए, कांगो नदी पर निर्मित ग्रांड इंगा बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। 56 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे 38वां समांतर रेखा भी कहते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मैंगी नोट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका व कनाडा के बीच। फिर है मेन रहीम रेखा, यह रूस एवं फिनलैंड के बीच। मेन रहीम। फिर है डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। देखिए, कहता आल्प्स विश्व के बड़े पर्वतों में से एक है। आल्प्स पर्वतमाला इनमें से किस यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित नहीं है। 57 का होगा सी ऑप्शन बेल्जियम। तो देखिए, आल्प्स विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। आल्प्स पर्वतमाला बेल्जियम यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित नहीं है। आल्प्स पर्वत फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि देशों में स्थित है। माउंट ब्लैंक जो है ये 4,808 मीटर आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो यूरोप में स्थित है। आल्प्स पर्वत पश्चिम में जेनेवा की खाड़ी से लेकर पूर्व में वियना तक फैली है। यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत यूराल तथा काकेशस है। नेक्स्ट फिर है केगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में है। 58 का होगा ए ऑप्शन कर्नाटक। तो देखिए, केगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। डॉक्टर होमी जहांगीर जो भाभा की अध्यक्षता 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया। फिर है कि 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। फिर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पाकम तमिलनाडु में 1971 में स्थापित किया गया। फिर है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र बुंदेलखंड यूपी में अवस्थित है। काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र सूरत गुजरात में।
नेक्स्ट क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो ये होगा बी ऑप्शन, यानी शिवाजी सागर झील। तो शिवाजी सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है पंजाब में। कहता है चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील 18,000 फीट है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के जो बुलढाना जिले में स्थित एक खारे पानी का झील है। इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी जो उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील जो है विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वर्तमान सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? 60 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए विश्व की सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है कि कोई भी जो ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। देखिए विषुव पृथ्वी पर वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन व रात बराबर होता है। पृथ्वी की अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। 23 सितंबर 21 मार्च को। फिर कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना जैसे जो मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? 61 का होगा सी काली मिट्टी। तो देखिए काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना जैसे मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा जो है पोटाश व चूना की प्रचुरता। फिर लाल मृदा में लौह तत्वों की प्रचुरता। काली मृदा में पोटाश, चूना व मैग्नीशियम की प्रचुरता। लेटेराइट मृदा में लोहा व एल्युमिनियम की प्रचुरता। मरुस्थलीय मृदा में लवण व फास्फोरस की प्रचुरता। पर्वतीय मृदा में पोटाश और फास्फोरस। नेक्स्ट कहता है कि उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? 62 का होगा बी ऑप्शन, हरिकेन। तो उत्तरी पूर्व प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन नाम दिया गया। हरिकेन और टाइफून चक्रवात की गति सामान्यतः 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रशांत महासागर में उठने वाली जो है तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। टाइफून की गति लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मिसिसिपी इलाके में तूफान को टोर्नेडो कहा जाता है। वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचती हैं चक्रवात का जो लैंडफॉल कहलाता है। चक्रवात जो प्राय 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं उनकी दिशा अनिश्चित रूप से और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। नेक्स्ट देखिए कहता है एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रवों में डुबोया जाता है, यह व्यवहार करेगा। तो ये बी ऑप्शन। तो देखिए कहता है एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक से बराबर अपवर्तनांक वाले द्रवों में डुबाया जाता है। यह समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फिर का क्वेश्चन में देखिए 64 कहता कि विद्युत संयोजी यौगिक जो समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि 64 का होगा सी ऑप्शन, विद्युत संयोजी बंध अधिसात्मक होते हैं। तो विद्युत संयोजी यौगिक जो है समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि विद्युत संयोजी बंध जो अधिसात्मक होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक की विशेषता निम्न है। ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें आयरन एक निश्चित 3D विन्यास से जुड़े होते हैं। प्रत्येक क्रिस्टल में अपनी की संख्या निश्चित होती हैं। यह प्रबल बलों द्वारा बंधे होते हैं जिस कारण यह गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक जबकि विलयन में यह विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट देखिए कहता कॉर्क की जल के लिए जो है अपारगम्य प्रकृति किसके निक्षेपण के कारण होती है? 65 का होगा बी ऑप्शन, सुबेरिन। तो देखिए कॉर्क की जल के लिए जो
अपार्ग में प्रकृति सुबेरिन के परीक्षण के लिए होती है। सुबेरिन जो फेलोनिक अम्ल का बहुलक है जो जलीय अपघटक से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। यह कॉर्क की कोशिका भित्ति में पाई जाती है तथा अपार्ग में प्रकृति प्रदर्शित करता है। लिंगरीन पॉलीफिनील का बहुलक है। इसकी उपस्थिति से कोशिका भित्ति अधिक जो मजबूत हो जाती है। फिर पेप्टीन जो मध्य पटलिका का मुख्य घटक है। यह जल को सरलता अवशोषित करता है। खाद्य पदार्थों में पेक्टिन का जेली जो है केचप तथा मुरब्बे के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः यदि एक पिन को किसी अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो अभिसारी लेंस एक प्रतिबिंब निर्मित करता है जो वास्तविक उल्टा वस्तु के समान आकार का है। तो लेंस की क्षमता तो 66 का देखिए। x बराबर कितना है -20, तो m बराबर क्या होता है -v/u। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो -v/-20 बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बराबर -v/, तो v का मान कितना आएगा 20। तो अब देखिए v का मान तो 1/f बराबर क्या होता है 1/f बराबर होता है 1/v -1/u। ठीक है, तो v का मान आ गया 20। इस फार्मूला पे रख दीजिए तो यहाँ पे कितना होगा 1/f बराबर 1/20 माइनस में 1/-20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 10d। कितना आ जाएगा तो 10d, 10 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से f का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, तो p बराबर क्या होता है p बराबर होता है 1/f। इस पे रखिएगा ये आ जाएगा 10 डायोप्टर। नेक्स्ट कहता है डोबनेरर के त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.1 और बेरिलियम का है 173.3। 67 का देखिए सी ऑप्शन। तो देखिए कहता है डोबनेरर के त्रिक के अनुसार स्ट्रोंशियम परमाणु द्रव्यमान जो है 87.62 कैल्शियम और बेरियम के बीच स्थित होता है। ठीक है, डोबनेरर का त्रिक है देखिए CaSr और Ba। अब देखिए डोब्राइनर के अनुसार 3 तत्वों की श्रेणी जिसमें मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मेंडलीव को कहा जाता है। मोसले की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, वही आधुनिक आवर्त सारणी है। फिर वर्तमान में दीर्घ आवर्त जो है आवर्त बोर-बरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग कण को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद पहले उसका क्या होता है तो 68 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए परागकण को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका विकसित करता है। परागण एक ऐसी विधि है जिसमें परागकणों को परागकोश से एकत्रित किया जाता है जो फूल का नर भाग तथा इसे फूल के मादा भाग में स्थानांतरित किया जाता है जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्रॉस परागण की प्रक्रिया में परागकणों के रूप में जानवरों, पक्षियों, हवा, कीड़े, पानी और अन्य जो एजेंटों जैसे जैविक और अजैविक एजेंटों की मदद की आवश्यकता होती है। और जैव जो है निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संदर्भ में स्रोत पर पृथक्करण का अभिप्राय है। तो 69 क्या होगा बी ऑप्शन। तो देखिए अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के संदर्भ में स्रोत पर पृथक्करण का अभिप्राय परिवारों को कचरे में और जैव निम्नीकरण वस्तुओं को जैव निम्नीकरण वस्तुओं से अलग रखनी है। जैव निम्नीकृत कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ होता है जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और जैव निम्नीकरण वह ठोस अपशिष्ट होता है जिनका पुनः चक्रण तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन संभव नहीं होता। कंपोस्टिंग के अंतर्गत जैव निम्नीकृत अपशिष्ट जैसे घरेलू कचरा, चमड़ा, पादप अपशिष्ट आदि का उपयोग भूमि से दबाकर खाद निर्माण में किया जाता है। फिर कहता है कि प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के जिम्मेदार एंजाइम 70 का होगा सी ऑप्शन आंत्ररस। तो देखिए प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल जो है कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम जो है रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंत्ररस में उपस्थित रहते हैं। छोटी आंत में आंत्ररस जो है स्रावित होते हैं। आंत्ररस का जो pH 7.5 से 8 के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि एंटीरोफाइनल एंजाइम ये ट्रिप्सिनोजन पर
जो है क्रिया कर सक्रिय ट्रिप्सिन निर्मित करते हैं। माल्टेज एंजाइम माल्टोज पर क्रिया कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं और सुक्रेज एंजाइम जो सुक्रोज क्रिया पर सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन एवं अवशोषण होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।